हम सबको हमारे सर्वाइवल के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स की ज़रूरत होती है। जब हम खुद को एक स्पीशीज कहते हैं तो इसके कंटिन्यूएशन और वेलबीइंग के बारे में सोचना ज़रूरी है। हर स्पीशीज अपने तरह के कई और इंडिविजुअल्स बनाना चाहता है। हम इसे कंपटीशन नहीं कहेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जीने का एक तरीका है। हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां एक इंडिविजुअल अपने ही तरह के दूसरे इंडिविजुअल्स को जन्म देता है? रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही। ये शब्द हमें ये बताता है कि हम अपनी तरह के इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ दो अलग तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला एक बेसिक लेवल और दूसरा एक हायर लेवल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले वाले को बेहतर समझने के लिए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि दो पेन्स एकदम सेम हैं? ये ऑब्वियस है कि उनकी बॉडी डिजाइन सेम होंगे। पेन की लेंथ, उसका अपीयरेंस, साइज और बॉडी का कलर सेम होगा। उसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए इसे रिप्रोडक्शन का बहुत ही बेसिक लेवल कहते हैं। सेल के अंदर ध्यान से देखने पर आपको धागे का एक उलझा हुआ मास दिखेगा। हमें यकीन है कि आपने इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल लेसन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। और वास्तव में ये कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही, सेल के न्यूक्लियस में। ये क्रोमैटिन सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये डीएनए से बने होते हैं। लेकिन रुकिए, डीएनए से हमारा क्या मतलब है? डीएनए और कुछ नहीं लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये वो स्ट्रैंड्स हैं जो ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनमें जेनेटिक जानकारी होती है। रिप्रोडक्शन के बेसिक लेवल में हर सेल इन क्रोमोसोम्स की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। एक बार जब ये कॉपी हो जाते हैं तो सेल दो में स्प्लिट हो जाता है और दो समान सेल बन जाते हैं। इसे रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर इसे रिप्रोडक्शन का बेसिक लेवल कहते हैं तो हम रिप्रोडक्शन का हायर लेवल किसे कहेंगे? चलिए अब ये समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। हम शायद हमेशा से ही हमारी पेरेंट्स के साथ की गई कंपैरिजन सुनते आए हैं। हमने काफ़ी बार ये सुना होगा कि इसके बाल तो बिल्कुल अपनी माँ जैसे हैं, या फिर इसकी आंखें तो हूबहू इसके पापा से मिलती हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों और कैसे होता है? ये समझने के लिए मान के चलते हैं कि ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर है। अब इस इंसान के इन दोनों क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम उसकी माँ से और एक उनके पिता से प्राप्त हुए हैं। और ये हम किस बुनियाद पर कह सकते हैं? हमें ये कैसे पता चल सकता है? खैर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही दो विशिष्ट सेल्स, जिन्हें हम सेक्स सेल्स कहते हैं, उनके फ्यूजन से ही मुमकिन होता है। हर सेक्स सेल एक पेरेंट से पाया जाता है। उदाहरण देखें तो मेल पार्टनर से हमेशा स्पर्म नामक सेक्स सेल ये फीमेल पार्टनर के एग नामक सेक्स सेल से फ्यूज होता है। यानी कि इस स्पर्म सेल में क्रोमोसोम्स का एक सेट मौजूद होगा और इस एग सेल में दूसरा सेट। अब इन दोनों सेल्स के फ्यूजन से एक नए सिंगल सेल का उत्पादन होता है जिसमें ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से हमें हमारे क्रोमोसोम्स अपने माँ और पिता से मिलते हैं। अब देखा जाए तो ये क्रोमोसोम्स जीन्स नामक यूनिट से बनते हैं। हमने काफी बार इस टर्म को सुना होगा, जीन्स। ये हेरेडिटी के बेसिक यूनिट्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के सही से काम करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दोनों कैरी करते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी हैं हमारे जीन्स की बदौलत हैं। इस तरह से हम अपनी जीन्स का महत्व बहुत ही कम शब्दों में बयान कर सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये जीन्स किस से बने होते हैं? हमारी बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि डीएनए से हमारे जीन्स बने होते हैं। जी हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए इस नाम से जानते हैं, ये हमारे जीन्स के बेसिक यूनिट्स बनाता है। और इन्हीं जीन्स से हमारे हेरेडिटी के बेसिक यूनिट्स यानी कि क्रोमोसोम्स बनते हैं। हम रिप्रोडक्शन के बारे में और विस्तार से आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे।